हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। इंडियन पॉलिटी का जो हम लोग एजेंडा लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोग 2000 एमसीक्यूज की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, उस सीरीज में दिस इज गोइंग टू बी वीडियो नंबर 27। एज हैज बीन आवर फॉर्मेट दैट इन एवरी वीडियो वी आर पिकिंग अप 20 क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी लेवल ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड देन वी आर डिस्कसिंग दोज 20 क्वेश्चंस। सो इन दैट लेंथ this is going to be test number 27. Now without wasting, see, this is your common template that we are using across the videos, right? Just to for you to evaluate कि आप लोग self evaluate कर सकें कि आप कहाँ stand करते हैं in terms of Indian polity. Now without wasting time, again we are starting with the first question of the day. 500 around 20 question we already have discussed. In this video we will be discussing from 521 to 540. In the context of Indian polity, which of the following statement best describes fraternity? Fraternity, a word that has been used in the preamble. ठीक है, तो fraternity जो कि भाईचारा जिसका मतलब है हिंदी में, क्या मतलब है उस भाईचारा? मेनी अ टाइम्स इन 2018 लिबरल का मीनिंग क्या होता है, या जस्टिस का मीनिंग क्या होता है, लिबर्टी का क्या मीनिंग होता है? सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन लिबर्टी। का मीनिंग आपके 2018 वाले उसमें पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। जस्ट अ मोमेंट, ये पेन थोड़ा सा स्क्रैच कर रहा है लैपटॉप को। सो लिबर्टी का मीनिंग, तो यहाँ फ्रेटर्निटी का मीनिंग हमें देखना है। इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लीडिंग टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। Although the purpose, the target, exact target fraternity से क्या हो सकता है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में हेल्प एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकता है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। इट रेफर्स टू द वॉलंटरी शेयरिंग ऑफ इफेक्टिव बर्डन, नहीं, ये भी मतलब नहीं है। इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड्स फेलो मैन। सो ये एक सही आंसर हो सकता है, बट इसको पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द एश्योरेंस ऑफ म्यूचुअल टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। सो सी इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। 522 we are discussing which of the following DPSP is or are based on Gandhian ideology। आप सभी जानते हैं सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरलिज्म, 3 कैटेगरी में आपके DPSP को कैटेगराइज किया गया। ऑल्दो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगराइजेशन, बट इनमें से पूछा है कि गांधीयन आइडियोलॉजी को कौन कौन से DPSP जो है वो सपोर्ट करते हैं, या फिर गांधीयन आइडियोलॉजी के क्लासिफिकेशन में किन किन DPSP को। 3 DPSPs आपके दिए गए हैं और हमें बताना है। तो आपको अगर DPSP का लेक्चर आपने देखा होगा, तो गांधी जी को किस किस चीज़ से प्यार था? गांधी जी को हरिजन से प्यार था, वो उन्होंने काफ़ी इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, SCs के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया गया था। गाय से प्यार था, राइट, काओ, ठीक है। वो शराबबंदी चाहते थे। तो एक एक पूरा हमने वीव अराउंड किया था इन गांधीयन फिलोसफीज को DPSP में याद करने के लिए। सो वो वीडियो आप लोग देख लेना। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दीज 3 प्रोविजंस टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शन। सो यस, ये DPSP जो है गांधीयन क्लासिफिकेशन में फिट बैठती है। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक, तो ये आपके लिबरल DPSPs में है, ना कि सोशलिस्ट, ना कि गांधीयन। सो ये आंसर का आपका पार्ट नहीं हो सकता। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड, सो ये आपका जो पार्ट है, ये आपका सोशलिस्ट DPSP का पार्ट है। सो सिर्फ एक पहला वाला जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है ये DPSP, एंड हेंस आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट ओनली, A ओनली, राइट। 523 वी आर डिस्कसिंग विद रेफरेंस टू रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आप जानते हैं आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के एम्पावर करता है, एंड आर्टिकल 226 विच एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दैट्स करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स अनलाइक हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ये जो प्रेरोगेटिव है दैट इज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है। अ पर्सन हैज टू मूव हाई कोर्ट फर्स्ट बिफोर मूविंग टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये कंप्लीटली अबसर्ड स्टेटमेंट है, कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड, ही और शी कैन डायरेक्टली मूव
टू सुप्रीम कोर्ट, ये फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको बता चुका हूँ, ही नीड नॉट टू फॉलो, ही और शी नीड नॉट टू फॉलो दैट हायरार्की और द चेन, राइट। ये नहीं कि सेशन कोर्ट में पहले जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, फिर आप हाई कोर्ट में जाओ, और वो चेन फिर सुप्रीम कोर्ट में, वो चेन आपको फॉलो करने की जरूरत। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया एंड हेंस द ओनली आंसर इज वन ओनली, ठीक है, बी आंसर हो गया। 524 द सुप्रीम कोर्ट इन नालसा जजमेंट रिकॉग्नाइज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी। अब नालसा जजमेंट आपका 2014 इफ आई एम करेक्ट, उसमें आया था फॉलोइंग द जजमेंट द ट्रांसजेंडर्स वर इंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस केस वाज इन 2014 और 16। तो ये बता रहा है कि नालसा जजमेंट में जो कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया ट्रांसजेंडर्स को कि भाई आप डिसाइड करो कौन ट्रांसजेंडर है, स्टेट पहले डिसाइड कर रहा था, राइट। तो नालसा जजमेंट ने ये रीअफर्म किया कि नहीं नहीं नहीं, अगर ट्रांसजेंडर खुद रिकॉग्नाइज कि भाई आई एम अ ट्रांसजेंडर, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनके पास राइट। तो और कौन कौन उस राइट के साथ और कौन कौन से राइट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए? तो आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी का राइट दिया, यस। आर्टिकल 14 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का राइट दिया, यस। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट दिया, इक्वालिटी इनटू द मैटर्स ऑफ पब्लिक, सो यस। सो ऑल दीज 3 राइट्स, ठीक है, वर एक्सटेंडेड टू द पीपल बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। 525 with reference to India's membership to the Commonwealth nation, consider the following statement. By its membership, India acknowledged allegiance to the British crown. नहीं 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 नहीं, we became completely sovereign nation. So allegiance का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। If the king or queen of the England visits India, he or she will not be entitled to any precedence over president of India. So ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई जगह इनको दी जाएगी या फिर उनसे नीचे, मतलब कोई प्रेसिडेंस नहीं है। जो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग, ये प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, तो उस प्रेसिडेंस में जो किंग ऑफ इंडिया और क्वीन ऑफ इंडिया अगर विजिट करते तो कहीं भी उनका, बिकॉज वी हैपन टू बी आफ्टर 1947 वी बिकेम अ सोवरेन, कंप्लीटली सोवरेन नेशन, ठीक है। हालांकि 1947 से 1950 तक वी रिमेन्ड डोमिनियन बट वी बिकेम कंप्लीटली सोवरेन नेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 526 डिस्कस करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, हमें बताना है रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। नहीं नहीं नहीं, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स इनकरेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट the constitution states the qualification of the commission and नहीं, qualification जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट और हमें नॉट करेक्ट बताना है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स, और करेक्ट स्टेटमेंट हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने हैं। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑन द सिटीजन। प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं क्या? ये तो एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव ये चीज कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार क्या एग्जीक्यूटिव को दिया जा सकता है? नहीं, दिस राइट बिलोंग्स ओनली टू वन इंस्टीट्यूशन एंड दैट इज योर पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन रीजनेबलनेस of the restriction placed on the fundamental rights of the citizens। तो नहीं, ये पार्लियामेंट का अधिकार ये नहीं है। ये किसका अधिकार है? ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ठीक है। हाई कोर्ट, जुडिशरी का मतलब अल्टीमेटली अधिकार है। अगर रीजनेबलनेस, कोई लॉ बनाया गया है, रेस्ट्रिक्शन लाई है पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट ही रेस्ट्रिक्शन ला रही है और पार्लियामेंट ही रीजनेबलनेस डिसाइड कर रही है, सो दिस विल बी वायलेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये वाला जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अल्टीमेटली जुडिशरी के पास है। सो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट हमें बताना है नाइदर 1 नॉर 2, बोथ स्टेटमेंट में से कोई करेक्ट नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर्स एंड द एक्ट विच इंट्रोड्यूस्ड देम फर्स्ट, ठीक है। कुछ एक्ट्स दिए गए हैं और कुछ फीचर्स दिए गए हैं। कौन कौन से एक्ट कोरस्पॉन्ड, कौन कौन से प्रोविजन और कौन कौन से फीचर इन एक्ट्स को कोरस्पॉन्ड करते हैं वो हमें बताना है। इंट्रोडक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर,
पिट्स इंडिया एक्ट 70, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, तो नहीं, ये ओपन कंपटीशन का कॉन्सेप्ट चार्टर एक्ट 1830 से नहीं 1853 से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, मेटेरियलाइज हुआ था। हालांकि बात एज अ कॉन्सेप्ट 1833 से ही स्टार्ट हो गई थी, बट एक्चुअल मेटेरियलाइजेशन जो हुआ था 1853 से हुआ था। सो द सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय, सो यस, पहला 1909, सो यस, ये आपका करेक्ट है। पहला जो एक इंडियन एसोसिएट किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, दैट वाज ओनली इन 1909। लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो इंडियंस का एसोसिएशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल it was in 1909, and hence first and third statement is correct, and hence A is going to be the right answer. 529, consider the following statement with reference to police administration under the British rule. तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हमें करेक्ट बताना है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में एक गवर्नर जनरल का नाम गूंजना चाहिए, एंड दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही इज नोन, दैट लेजेंड इज नोन फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। सो वॉरेन हेस्टिंग relieved जमींदार्स ऑफ देयर पुलिस फंक्शन एंड एस्टैब्लिश्ड रेगुलर पुलिस फोर्स। नहीं भाई, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का किया हुआ काम है, इसके लिए आपको क्रेडिट वॉरेन हेस्टिंग्स को नहीं देना है भाई, क्रेडिट उनको दो जिनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदार्स के पास ही, मतलब सारी पुलिसिंग फंक्शन कंट्रोल करना, किसानों को कंट्रोल करना, आम जनता को, ये पुलिसिंग फंक्शन जो है जमींदार, और जमींदार बहुत बार एक्सेस करते थे, ठीक है। तो इसलिए उनको रिलीव कर दिया गया कि भाई तुम अपनी ये खेती रेवेन्यू कलेक्शन पे फोकस करो, पुलिसिंग फंक्शन के लिए एक सेपरेट हम लोग पुलिस सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और वो देखेगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है। और करेक्ट बताना, एक बार एलिमिनेशन टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। सो फर्स्ट आपके आंसर में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इनकरेक्ट हो गया। सो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, यानी ये ही आंसर हो सकता है। लेकिन अगेन मैं हर वीडियो में जब भी एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करता हूं, मैं आपको वार्न करता हूं। वार्न क्या करता हूं कि जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर रहे हो उस स्टेटमेंट के बारे में आप 100% कंप्लीटली 100% श्योर होने चाहिए। मैं श्योर था इसलिए मैंने एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग अदर टू स्टेटमेंट्स as well. Cornwallis established a system of thanas headed by Daroga, who was an Indian. So that is correct. The Indian Police Act 1860 brought uniformity in the administration. District police placed under the control of DM. So that is also correct, है ना? So B is going to be the right answer. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेस एक्ट 1835। ये इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन एंड मोर ऑफ इट इज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इट इनिशिएटेड पॉलिसी ऑफ सेंसरशिप ऑफ प्रेस इन इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट है। 1823 के आसपास ही ये प्रेस सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। इट रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ पब्लिशर हैज टू गिव प्रिसाइज अकाउंट ऑफ द प्रीमाइस यूज फॉर प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। सो ये करेक्ट है ना, 1835 एक्ट के थ्रू किया गया था और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सो 2 ओनली is going to be the correct statement. 5/3 the justiciability of fundamental right and non-justiciability of the DPSP, an essential feature of the Indian Constitution, has been adopted from which of the following? So A is going to be the right answer, that is Constitution of आयरलैंड, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होना चाहिए और डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से? सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, प्रेसिडेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, ठीक है। तो डिसाइड द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, तो एज के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है ऑफ हाई कोर्ट जज, दैट विल बी डिसाइडेड और डिटरमिन्ड बाय योर प्रेसिडेंट। एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम अ यूनियन टेरिटरी, नहीं, ये आपके पार्लियामेंट से डिसाइड होगा ना कि प्रेसिडेंट से। सो 2 आपके आंसर में नहीं होना चाहिए, तो ये ए और डी आंसर नहीं हो सकता। बी या सी में से कोई आंसर होगा। डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, सो यस दैट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 533 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल। सो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट ही बताना है। लाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो एक्सटेंड्स टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। सो फंडामेंटल राइट्स, यस, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, बट अनलाइक दैट फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ नॉट बीन गिवन। और फंडामेंटल ड्यूटीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फॉरेनर्स भी उसको फॉलो करें। सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट हमें बताना है, सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर।
विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ बैलेंस बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट, इस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है कि किस डिफरेंट केसेस हमने फॉलो किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम चंपक-दोई राजम, ठीक है। तो किस केस में फंडामेंटल राइट्स का पोजीशन अप गया, किस केस में DPSP का पोजीशन अप गया, कब दोनों को बराबर किया गया, कब बैलेंसिंग की बात की गई। सो ये सब हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 अंटिल LIC ऑफ इंडिया केस 1995, मिनर्वा मिल केस 1980, देन यू हैव दिस गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 90। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्लासेस में किया है जो कि आपके यूट्यूब पे फ्रीली पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो। चंपक कंसर्न चैप्टर में चंपक-दोई राजम केस ने क्या कहा, DPSP हैज टू कन्फर्म एंड रन एज अ सब्सिडरी टू फंडामेंट। सो ये आपका करेक्ट है। गोलकनाथ ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ये गलत है, इसके उलट गोलकनाथ ने कहा था, ठीक है। मिनर्वा मिल केस ने क्या कहा, सॉरी ये आपका सही है रादर, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में आपके क्या कहा गया, सुप्रीमेसी टू ऑल DPSP, सो ये आपका गलत है। मिनर्वा मिल केस ने और केशवानंद भारती केस ने एक्चुअली फंडामेंटल राइट एंड DPSP के बैलेंसिंग का काम किया था। रादर मिनर्वा मिल केस ने ये कहा था कि DPSP एंड फंडामेंटल राइट आर एक्चुअली टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, ठीक है। सो ये आपका गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस A इज गोइंग टू बी द राइट answer. Which of the following statement regarding the ad hoc judges of Supreme Court is not correct? ad hoc judges का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ad hoc judges को कब अपॉइंटमेंट होती है, ad hoc judges का अपॉइंटमेंट तब होता है जब कोरम आपका सुप्रीम कोर्ट का भी नंबर ऑफ जस्टिसेज हैं, यू डू हैव, ठीक है, और नंबर ऑफ जजेस हैं, ठीक है, और जब एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जज नहीं होता, मतलब कोरम कंप्लीट नहीं होता, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी सिटिंग नहीं कर सकती। तो ऐसे सिचुएशन में ad hoc जजेस की अपॉइंटमेंट होती है जो कि विड्रॉ किए जाते हैं हाई कोर्ट से। जनरली दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोरम, सो ये करेक्ट है। दे शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, हमें नॉट करेक्ट बताना है, राइट, नॉट करेक्ट नहीं बताना। दे शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, सो दैट इज करेक्ट। इट इज देयर ड्यूटी टू अटेंड सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन प्रायोरिटी टू अदर जजेस, ठीक है। सो ये आपका स्टेटमेंट जो है, जस्ट अ मोमेंट, इट इज देयर ड्यूटी टू, सो ये आपका करेक्ट है। आगे सेकंड में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको कंसिडरेशन वाले में डालते हैं। दे शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपका सही है। दे एंजॉय ऑल द जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल अपॉइंटेड एज ad hoc जजेस, सो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। सो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, कि वो क्वालिफाइड होने चाहिए एज अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। दे आर ऑलरेडी जज ऑफ द हाई कोर्ट, सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट, और दे वर द जज ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, रिटायर्ड या सर्विंग, है ना, तो वो क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड थे तभी हाई कोर्ट के जज बन पाए, है ना। सो बी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दैट्स करेक्ट, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट आपके आर्टिकल 20 में है। अंडर इट पब्लिक सर्वेंट पनिश्ड इन टू द कोर्ट ऑफ लॉ मे बी सब्जेक्टेड टू द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग फॉर द सेम ऑफेंस, सो दैट्स करेक्ट, है ना। और डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट भी इसको बचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बचा पाएगा? अगर मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूं और मुझे कोर्ट ने पनिश कर दिया है ना, तो डबल जियोपार्डी का सहारा लेके मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोर्ट ने मुझे क्रिमिनल पनिशमेंट दे दी है, अब मुझे डिपार्टमेंट वाले, जो मेरे डिपार्टमेंट वाले हैं वो पनिश नहीं, डिपार्टमेंटल एक्शन जो है इनिशिएट किया जा सकता है। डबल जियोपार्डी का सहारा लेके आप ये प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ नहीं समझ में आता है, आर्टिकल 20 उठाइए, आर्टिकल 20 यूटिलिटेरियन IAS का सर्च मारिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 537 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल वन मस्ट बी क्वालिफाइड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। ही इज एक्स ऑफिसियो लॉ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। 538 which of the following state was or were union territory before attaining statehood? So Manipur of course was at one stage union territory and it was only in 1987 that Manipur was given complete statehood, ठीक है।
सिक्किम एक्चुअली यूनियन टेरिटरी कभी नहीं रहा। सिक्किम आपका एसोसिएट स्टेट रहा है, सब स्टेट रहा है, बट यूनियन टेरिटरी कभी नहीं रहा। बिफोर बिकमिंग प्रोटेक्टोरेट स्टेट, देन एसोसिएट स्टेट, एंड देन आपका जो है सिक्किम आपका रेगुलर स्टेट जो है फुल स्टेटहुड दे दिया गया था 1975 में। हिमाचल प्रदेश वॉज वंस यूनियन टेरिटरी, सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज सी। 539 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्ट्स आर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो कि टाइटल्स के बारे में बात करता है, तो पर्सन यूजिंग टाइटल ऑफ पद्मश्री बिफोर हिज और हर नेम बीइंग कन्फर्ड विद द अवार्ड ऑफ पद्मश्री, तो ये वायलेशन, अगर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न वगैरह आपको अवार्ड दिए गए हैं और आप प्रीफिक्स की तरह कि भारत रत्न चंदन कुमार, पद्म विभूषण देश, पद्म भूषण, भारत रत्न के साथ मेरा नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए भाई, ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी, एग्जेगरेशन होगा, बट यस एग्जाम्पल आ रहा था। सो यस ये वायलेशन होगा अगर कोई इन सब अवार्ड्स को अपने नाम के आगे जोड़ रहा है, प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। इंडियन सिटीजन हु इज एम्प्लॉई अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद कंसेंट ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट, ऑल्दो ये आपको करेक्ट लग सकता है लॉजिकली कि हाँ गवर्नर से, भाई स्टेट में रह रहा है, गवर्नर से अगर परमिशन ले है ना, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं, इस तरह के परमिशन, अगर आप पब्लिक सर्वेंट है और आपको टाइटल किसी भी तरह का गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करना है, मॉनेटरी गिफ्ट या फिर सिंबॉलिक गिफ्ट इवन किसी स्टेट से, है ना, यूएसए या यूएसए की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, सो इन दैट केस व्हाट यू विल हैव टू डू इज दैट यू विल हैव टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर एज हैज बीन इन दिस केस। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम व्हाइल ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग अ टाइटल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड विदाउट कंसेंट ऑफ, सो ये भी एक वायलेशन होगा। देखिए कोई भी, इवन इफ देर इज अ फॉरेनर, ठीक है, यूके का ये सिटीजन है, यूनाइटेड किंगडम का ये बंदा सिटीजन है और यूके गवर्नमेंट उसको वो दे रही है, क्या दे रही है, कोई गिफ्ट दे रही है, कोई अवार्ड दे रही है ना, किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट, इवन देन ही और शी कैन नॉट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंडिया में अगर होल्ड कर रहा है, डज नॉट मैटर कि अपनी ही कंट्री से वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर इंडिया में होल्ड कर रहा है, तो अपनी ही कंट्री के गवर्नमेंट से भी कोई गिफ्ट वगैरह, कोई इमोल्यूमेंट्स वगैरह, मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ही और शी विल हैव टू ऑब्टेन द परमिशन और द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इफ ही डज नॉट डू सो इट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, और हमें क्या बताना है, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वायलेशन। ठीक है, सो रादर ऑल द स्टेटमेंट्स, राइट, थर्ड सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका वायलेशन कहलाता है ना, सो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 540, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट लेट डाउन that Indian constitution is federal and federalism is not matter of administrative convenience but one of the principle। तो ये आपका जो है SR बोमाई केस 1993, जब 356 के एक्सेसिव एब्यूज़ पे जब डिस्कशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, सो इन SR बोमाई केस इन 1994 यू विल नोटिस कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स दिस ऑब्जर्वेशन कि ये नहीं है कि भाई जो फेडरल फीचर है या फेडरलिज्म है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि भाई अब हम फेडरल हो गए, अब फेडरल नहीं। फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू विल हैव टू अबाइड बाय। ठीक है, सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो। ठीक है, इसका आंसर आपका सी है। वी इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 28, विल कम अप विद द नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय।